आज हम लोग की क्लास है क्लास 30। इसके पहले 29 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 30, टारगेट ITI एग्जाम 2023। इस क्लास से संबंधित आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में चाहिए, निःशुल्क चाहिए, तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बुखोल्ज रिले इन ट्रांसफार्मर। बोला हुआ है ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर के बुखोल्ज रिले के सीड्स फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। बुखोल्ज रिले के सीड्स फ्लोट स्विच का आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके ऊपर आपने देखा हो कभी पोल होते हैं, पोल में आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। जो नॉर्मली वैसे तो कहीं पर भी बुखोल्ज रिले प्रोटेक्शन के लिए होती है, गैस ऑपरेटेड रिले होती है। कौन सी होती है? गैस प्रेरित रिले होती है, ट्रांसफार्मर के साथ लगी होती है, ठीक, ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होती है। बुखोल्ज रिले को शीर्ष फ्लोट स्विच, शीर्ष टॉप फ्लोट स्विच यहाँ पे होता है, टॉप फ्लोट स्विच, टॉप फ्लोट स्विच ये बोला हुआ है। टॉप फ्लोट स्विच ट्रांसफार्मर बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। इस स्विच का कार्य क्या है? टॉप फ्लोट स्विच जो लगी हुई है इसका कार्य क्या है? ठीक, टॉप फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? एक्टिवेट इन मॉइस्चर प्रेशर, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, एक्टिवेट ओपन सर्किट कंडीशन, एक्टिवेट अ हाई टेम्परेचर कंडीशन। तो जो हमारी बुखोल्ज रिले होती है ये कैसी होती है? पहले बताएं हमने, गैस ऑपरेटेड रिले होती है, गैस प्रेरित रिले होती है, हिंदी में बोल देते हैं। कैसी होती है? गैस प्रेरित रिले होती है, गैस प्रेरित रिले होती है। कौन सी होती है? बुखोल्ज रिले गैस प्रेरित रिले होती है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि बुखोल्ज रिले किस प्रकार की है, तो बता देना गैस एक्साइटेड रिले है। एक्टिवेट द ओवरलोडिंग कंडीशन, और ओवरलोड कब एक्टिवेट कब होती है? जब ट्रांसफार्मर में हमारी ओवरलोड कंडीशन आती है। ट्रांसफार्मर का रेटेड होता है कि इतने कैपेसिटी तक ये ओवरलोड बियर कर सकता है। उसके बाद हर आदमी की जैसे अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे अधिक वो काम नहीं कर सकता। ठीक, एक पेज में एक दिन में आप 10 पेज लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि जो है 12 से 15 पेज कर दो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10 पेज पर डे है। 10 पेज पर डे ही आप राइट कर सकते हो, तो आप 12 या 13 पेज नहीं लिख पाओगे ना। तो उसके लिए वही चीज़ ना, तो आप बोल दोगे कि भाई अब हमारे बस का नहीं, जवाब दे दोगे। वही चीज़ है कि ओवरलोडिंग कितनी बियरिंग कैपेसिटी होती है, डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए रेटेड किया गया है। और अगर उससे अधिक होगी तो क्या होगी? ये स्विच हमारी ऑपरेट होगी कब? ओवरलोड कंडीशन। उससे ज़्यादा लोड हुआ ट्रांसफार्मर में तो ये स्विच हमारी ऑपरेट हो जाएगी। इसका राइट आंसर कौन सा ही है? अति भार की स्थिति में सक्रिय करे, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। स्विच किसको एक्टिवेट करे? रिले को। क्या बोला? ट्रांसफार्मर बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। कब? जब ट्रांसफार्मर में हमारी ओवरलोड कंडीशन आए उस समय ये एक्टिवेट हो जाए। किसको? बुखोल्ज रिले को। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्या कर रहा है? वर्तमान ट्रांसफार्मर मतलब आजकल आधुनिक ट्रांसफार्मर कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? उसका कारण ये है, वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि वर्तमान, देखो यहाँ बोलना चाहिए वर्तमान के ट्रांसफार्मर कम कोर प्रतिघात और कम कोर हानियाँ क्यों होती। मतलब आजकल के जो ट्रांसफार्मर है, हिंदी थोड़ी अजीब लिखा है, आजकल के जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें बोला है कि जो हमारे कोर लॉसेस होते हैं और कोर रिएक्टेंस वाले कम कोर प्रतिघात, ये दोनों क्यों होते हैं। मतलब हमारे जो आजकल के ट्रांसफार्मर आते हैं ज़्यादा इफिशियंसी आने वाले हैं, आने लगे हैं। तो ऐसा क्यों आने लगे हो? क्योंकि उनमें लॉसेस कम होने लगे। कौन से लॉसेस कम होने लगे? ट्रांसफार्मर का कम कोर प्रतिघात और कम कोर हानियाँ। ये कब आता है? ये कैसे आने लगे हैं? उसका कारण ये आने हो लगा, टू मिनिमाइज द बर्डन, बोझ को कम किया गया है आजकल के ट्रांसफार्मर में। निरंतर टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। टू प्रिवेंट हाई स्टैटिक सील्ड, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। तो इसी किसके लिए होते हैं? टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग किसके लिए होते हैं? ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा? क्योंकि हमने उसमें जो एरर हुए उनको, जो रीडिंग एरर है उसको कम कर लिए। क्या कर ली है? टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। देखो वही क्वेश्चन आपको इस बार घुमा के दे दिया है, फिर सेम वही क्वेश्चन है, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे PT बोला हुआ है, PT को बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं PT। ठीक, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि कैसे कम किया जा सकता है? यूजिंग द लैमिनेटेड कोर, प्रोवाइडिंग लॉन्ग मैग्नेटिक पाथ, यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। देखो हमने क्या किया, जो उसका कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल
कोर कौन सी होती है ट्रांसफार्मर की, देखो बता रहे हैं अभी, कोर मटेरियल, ठीक। और आपकी जो कोर कौन होती है ट्रांसफार्मर की कोर कौन होती है, ये देखो कोर, ठीक। ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी कोर होती है, और यहाँ पे वाइंडिंग होती है कोर पे ही हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं। तो बोला हुआ है कोर, ये आपकी कौन सी है, कोर है, ठीक। बोला कोर मटेरियल, तो गुणवत्ता वाली मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली, गुड क्वालिटी। कैसे, जैसे आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मोस्टली फेराइट कोर यूज कर रहे हैं। फेराइट कोर से क्या होता है कि हमारे लॉसेस भी कम हो जाते हैं। कैसे लॉसेस कम हो जाते हैं, जो कोर लॉसेस होते हैं। तो क्या बोला हुआ है, विभव ट्रांसफार्मर पीटी, और एक होता है सीटी। सीटी और पीटी दो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, धारा परिणामित और विभव परिणामित। हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। यदि हम गुड क्वालिटी के कोर मटेरियल का यूज करें तो विभव ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग एरर है, देखो वही बोला हुआ है, हाउ द एरर इन रीडिंग, अभी जो पिछला क्वेश्चन था, कैसे डिस्क्रीज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। यदि कोर मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगा दें तो हमारी जो रीडिंग एरर है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगी। उसके बाद बोला हुआ है ऑफ लोड टैब बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाए, हाई द लोड इज डिस्कनेक्ट बिफोर द ऑफ लोड टैब चेंजिंग। एक होती है अनलोड टैब चेंजिंग, एक होती है ऑफ लोड टैब चेंजिंग, दोनों होती हैं। तो बोला हुआ इस समय बात किया है ऑफ लोड की। ऑफ लोड टैब बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है, उदासीन बिंदु से टैपिंग को भी संयोजित करने के लिए। अगर उदासीन बिंदु होगा, देखो ट्रांसफार्मर के लिए अभी टैपिंग जो होती है कभी न्यूट्रल पे नहीं होती टैपिंग। क्या बोला हुआ है, ये बोला उदासीन बिंदु से टैपिंग करने के लिए, न्यूट्रल से टैपिंग नहीं करते हैं हम। हमारी टैपिंग किससे होती है, अब देखो जैसे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम टैपिंग कर सकते हैं, वो भी किसमें, सेकेंडरी से टैपिंग करते हैं। तो डिस्कनेक्ट द टैपिंग फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, ये बिल्कुल गलत है। टू डिस्कनेक्ट द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द डाइवर्टर टू अवॉइड हैवी स्पार्कर एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, संपर्क बिंदुओं पर स्पार्किंग से बचने के लिए। और उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद ये एक और दिया है, टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन फॉर द वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। टू डिस्कनेक्ट द टैपिंग फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, टू डिस्कनेक्ट द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द डाइवर्टर टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग कॉन्टैक्ट पर, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ लोड करते हैं। ऑफ लोड बदलने के ऑपरेशन पहले लोड क्यों डिस्कनेक्ट कर देते हैं, व्हाई द लोड इज डिस्कनेक्ट बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग। अगर हम ऑफ लोड जो बोला हुआ है, व्हाई द लोड इज डिस्कनेक्ट, लोड हम अपना क्यों डिस्कनेक्ट कर देते हैं ट्रांसफार्मर से। अभी देखिए ये आपकी प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है, ये आपका सेकेंडरी लोड से कनेक्ट है। किससे, लोड से कनेक्ट है, लोड से कनेक्ट है। ट्रांसफार्मर की आपकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये लोड से कनेक्ट है। बोला हुआ ऑफ लोड टैप के ऑपरेशन, ऑफ लोड बोला। देखो क्वेश्चन का हमेशा की पॉइंट वही, व्हाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग। ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है, लोड इसलिए काट दिया जाता है, अगर हम लोड नहीं काटेंगे तो हमें हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पार्किंग देखनी पड़े। अगर स्पार्किंग होगी तो वहाँ पे हमारी वाइंडिंग भी डैमेज हो सकती है। क्या हो सकती है, हमारी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। अपने वाइंडिंग के डैमेजेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, संपर्क बिंदुओं पर और हमारे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक, अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये बोला हुआ है। अब देख जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे आप टाइपिंग करोगे, जैसे कि आपने इधर सेकेंडरी साइड में टाइपिंग करनी है, आपका ये एक प्रकार का देखिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है आपका जो टाइपिंग करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर में टाइपिंग करते हैं आप। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी में सप्लाई होती है नॉर्मल सप्लाई ही होती है। प्राइमरी में 220 वोल्ट या जो भी है आपकी 415 जो भी है, 3 फेज सिग्नल से जो भी है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें जो सप्लाई होती है प्राइमरी में तो आपको उतनी ही सप्लाई मिलती है, लेकिन जो सेकेंडरी आपकी साइकिल आती है, सेकेंडरी की साइकिल आप उसको कितनी यूज करते हैं, आप उसकी हाफ साइकिल ही यूज कर पाते हैं। यहाँ पर टाइपिंग कर लिए, ये अगर प्राइमरी हो गई, ये प्राइमरी हो गई आपकी, तो जो आपकी सेकेंडरी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो उसमें आप टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग किस पे करते हैं, हाफ साइकिल पे टाइपिंग करते हैं, हाफ साइकिल ही यूज करते हैं। अब इस समय जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, तो इस समय बोला हुआ है ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है, ऑपरेशन से पहले लोड इसलिए काट दिया जाता है कि हो सकता है जो हमने टाइपिंग की है, हो सकता है जो टाइपिंग की है वो टाइपिंग प्रॉपरली सही है या नहीं, पहली चीज़ तो ये हो सकती है। तो इसलिए टाइपिंग करने के बाद हम टाइपिंग की टेस्टिंग भी करते हैं कि हमने कितने साइकिल पर टाइपिंग की है, 50 साइकिल के लिए टाइपिंग की है, हाफ साइकिल
साइकिल पे मतलब हाफ साइकिल के लिए टाइपिंग की है कि 1/3 पे टाइपिंग की है, तो उसको पता करने के लिए प्रॉपरली पता कर लेंगे, तब उसके बाद ही हम लोड उसको देंगे। तो वही चीज़ बोला हुआ है, ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होंगे, जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं, इनके बीच में हैवी स्पार्किंग हो सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर में देखो जो दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, ये पावर ट्रांसफार्मर का फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि पावर ट्रांसफार्मर के भाग का क्या नाम, जो भाग दिखाया गया है इसका क्या नाम? अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले बताई थी। बुखोल्ज रिले कौन सी होती है? बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज रिले क्या होती है? एक गैस प्रेरित रिले होती है। किससे प्रदर्शन करती है? ओवरलोड से बचाती है ट्रांसफार्मर। गैस प्रेरित रिले है, गैस प्रेरित रिले है। किससे प्रोटेक्शन देती है? ओवरलोड से। किससे प्रोटेक्शन देती है? ओवरलोड से। तो तीन चीज आप यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक। तो ये कौन सा चित्र दिखाया गया है आपको? ये चित्र किसका है? बुखोल्ज रिले का है। ये चित्र किसका है? बुखोल्ज रिले का, बुखोल्ज रिले, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? देखो हम तो पहली चीज बोलते हैं हमेशा कि पैरेलल ऑपरेशन, जब हम अल्टरनेटर का पढ़ाए थे आप, तो हम यही बताए थे कि समानताएं जितना अधिक होंगी प्रचालन उतना अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी क्या चीज़ होती है, जैसे कुछ चीज़ नहीं भी होगी तो चलेगा। जैसे खाने में अगर आपके पास 10 वैरायटी है, उसमें से 2 वैरायटी नहीं है जो बहुत मायने नहीं रखती हैं, जैसे पूरा खाना खाएं, साथ में डेली आप मीठा खाते हैं, एक दिन मीठा नहीं मिलेगा तो भी कहोगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम खाना खा लेते। लेकिन क्या होना चाहिए, जैसे बहुत जरूरी, जैसे क्या है जो खाने में होना ही चाहिए? क्या होना चाहिए? जैसे नमक की मात्रा है, अगर नमक नहीं डालोगे खाने में तो फिर खाना क्या हो जाएगा? टेस्टलेस हो जाएगा। तो खाने जैसे नमक होना चाहिए, खाने के लिए पात्र होना चाहिए। अगर पात्र नहीं होगा तो आप खाना किस में लोगे? खाने के साथ में आपका थोड़ा आपके पास पानी वगैरह होना चाहिए। तो जो चीज़ें आवश्यक है, मतलब जिनको होना ही चाहिए, बाकी चीज़ें कुछ नहीं होंगी तो चलेगा। लेकिन खाने के साथ बगल में डेली आप जैसे कुछ भी काम करते, मोबाइल लिए रहते हो, खाते समय मोबाइल नहीं चलाओगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन खाने के समय आवश्यक क्या है? पात्र होना चाहिए। जिसमें भी आप कुछ खाना चाहते हैं उसके लिए कुछ पात्र होना चाहिए जिसमें आप रख सकें, वही चीज़ है। तो यहाँ पे बोला हुआ है क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है, कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपका 25 kVA का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर 25 kVA का। ट्रांसफार्मर कितने का हुआ? 25 kVA का। ये ट्रांसफार्मर कितने का? 25 kVA का। अब मोहल्ले का लोड बढ़ा, अब मोहल्ले का आपके लोड बढ़ा तो क्या हुआ? अब ये बोला गया कि चलो एक काम करो कि अब इसको जो है कितने का करो, अब इसे जो है 63 का करवा दो। तो जो है जेई साहब ने बोला कि 63 kVA का ट्रांसफार्मर अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तब क्या बोले कि चलो ठीक है, एक काम करो कि जो है 10-10 kVA के 2 ट्रांसफार्मर और ले लो, या 5 kVA के, या 25 kVA का एक और ले लो, 25 kVA का एक और ले लो ट्रांसफार्मर। इसी के साथ जो है दोनों को कर लो तो 50 हो जाएगा। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो जैसे आपके यहाँ कुछ चीज़ें कम पड़ जाती हैं तो बगल वालों के यहाँ से ले लेते, चलो 5 हमारे यहाँ 5 उनके यहाँ, 10 लोग की जो है व्यवस्था हो जाएगी। तो वही चीज़ है, यदि 25 kVA का लोड है, अब इस समय ओवरलोड हो रहा है, आपका लोड मांग रहा है 63 का, तो बाकी एक ट्रांसफार्मर और ले लीजिए 25 का, जैसा आप बोलते हैं। चलो एक ले लो, तो अब तक काम चलाओ। जब 63 का आ जाएगा तो इन दोनों को हटा करके हम 63 kVA का ट्रांसफार्मर आपको लगा देंगे। लेकिन अभी कितना है? अभी 25-25 के 2 लगा के कुछ दिन काम चला लो, आपका लोड अभी ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करते? अब इन दो जो 25-25 के हो गए, kVA रेटिंग इनकी सेम है। kVA रेटिंग सेम नहीं होगी एक बार तो भी चलेगा। 25 के साथ में जैसे आपका 5 kVA या 10-10 kVA के 2 कनेक्ट कर दिए, 10-10 kVA के 2 कनेक्ट कर दिए तो भी चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है, क्या मायने रखता है? कि उनका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है? जैसे आपका ट्रांसफार्मर हुआ, ट्रांसफार्मर का पहले ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस क्या है? फेज सीक्वेंस आता है ना, जो आपके पावर हाउस होते हैं वहाँ से फेज सीक्वेंस आता है। फेज सीक्वेंस क्या आता है? जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो आपका यहाँ पे RYB फेज सीक्वेंस है ना, रेड येलो ब्लू, क्या इनको बोलते हैं ना, आपने देखा मतलब पहचानने का तरीका नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन दे दिया गया है। बाकी हर कंडीशन में रेड वाई ब्लू हो ऐसा कभी नहीं, इंटरचेंज भी हो जाता है। ये तो हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रखा है। अब जैसे आपका ये है, ठीक है, अब पैरेलल में आप ट्रांसफार्मर और जोड़ना चाहते हो, इनके साथ ही पैरेलल में ट्रांसफार्मर और जोड़ना चाहते हो, तो पैरेलल में ट्रांसफार्मर फिर से जोड़ोगे। 25-25 kVA 2 ट्रांसफार्मर जोड़ रहे हो ना, तो जो RYB इसके होंगे
थ्री फेस सप्लाई कौन सी होगी, थ्री फेस। ठीक, इस समय थ्री फेस सप्लाई है, तो जो इसका फेस सीक्वेंस है, जो इसका फेस सीक्वेंस है, दोनों के फेस सीक्वेंस जो है सेम होने चाहिए। मतलब दोनों ट्रांसफार्मर के, ट्रांसफार्मर 1 कह दें इसे ट्रांसफार्मर 1 कह दें, इसे कह दें ट्रांसफार्मर 2, तो दोनों का जो फेस सीक्वेंस है वो बिल्कुल जो है सेम होना चाहिए। अगर फेस सीक्वेंस सेम नहीं है तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। इसका सही आंसर फेस सीक्वेंस जो है बिल्कुल अति आवश्यक है, दोनों ट्रांसफार्मर का बराबर सेम होना चाहिए, यह नितांत आवश्यक है। ठीक, ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए बड़े ट्रांसफार्मर में देखो दिया, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है, यूज ऑफ लैमिनेटेड कोर बाय रिड्यूसिंग द कोर थिकनेस बाय यूजिंग ग्रेड ओरिएंटेड कोर, यूजिंग स्टेप्ड कोर चरणबद्ध। देखो ये बोला हुआ है बड़े ट्रांसफार्मर, आपका हैवी ट्रांसफार्मर है, हैवी ट्रांसफार्मर आपका है जो आपके जैसे एमबीए में होते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में भी होती है, एमबीए में भी होती है। जब बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तो इनकी एमबीए में होती है। तो क्या होता है, जब बड़े ट्रांसफार्मर कभी आपने देखा, बड़े ट्रांसफार्मर को बड़ी सावधानी से लादना पड़ता है, उनको 2-2 3-3 किलोमीटर लाने में जो है बड़े बड़े वाहन का जैसे आपके ट्रैक्टर की बड़ी बड़ी ट्रालियों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ट्रांसफार्मर लाने के बाद जब ट्रांसफार्मर चढ़ाया जाता है 2-2 दिन 3-3 दिन 2 दिन लग जाते हैं ट्रांसफार्मर को उसके जो स्टेशन फाउंडेशन है वहाँ पे पहुँचाने में। कारण इतना धीरे धीरे काम इसलिए करते हैं कि उसका जो कोर है वो खिसकना नहीं चाहिए, कोर अगर खिसक गए तो पूरा ट्रांसफार्मर गया काम से। तो इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और साथ में जब बोला है कि तांबे के नुकसान के लिए क्या करते हैं, तांबे के नुकसान के लिए इसलिए करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप उसकी वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग की स्टेप में करते हैं, वाइंडिंग हम उसकी स्टेप में करते हैं। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वाइंडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो हमारे कॉपर मटेरियल बचत होती है स्टेप बाय स्टेप वाइंडिंग करने में, दूसरा अगर हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज होता है किसी कारण से तो हमारा उतना नुकसान नहीं होगा। अगर हम पूरा जो है कॉमन वाइंडिंग कर देंगे तो पूरी हमारी वाइंडिंग इफेक्ट होगी। बोल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पहली बात तो हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी इंप्रूव होगी, दूसरा क्या होगा, कॉपर मटेरियल हमारा कम लगेगा। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में कॉपर के नुकसान से कम करने के लिए क्या करते हैं, हम वाइंडिंग को हमेशा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसमें कहीं दिया होगा यूज ऑफ लैमिनेटेड कोर बाय रिड्यूसिंग द कोर थिकनेस बाय यूजिंग ग्रेन्यूलेटेड यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, मतलब चरणबद्ध ये दिया हुआ यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करते हैं। कोर अरेंजमेंट हमारी कौन सी होती है, स्टेप्ड वाइज होती है। हमने बताया था कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ होती है कोर। अगर उसकी कोर खिसक गई ट्रांसफार्मर की, हमारे ट्रांसफार्मर जो एमबीए में होते हैं उनको फाउंडेशन से ज़मीन तक लाने तक कम से कम 1-1 दिन लग जाता है। थोड़ा थोड़ा खींचाते, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बोलते हैं अभी आधे घंटे में सिर्फ ट्रांसफार्मर यहाँ से यहाँ पे आ गया, बस इतना आ पाया। इसीलिए इतना धीरे धीरे करते हैं कि अगर उसका कोर जो है कोर डैमेज हो गया तो पूरा ट्रांसफार्मर गया काम से। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए निर्माण तकनीक का कौन सा उपयोग करते हैं, हमेशा कौन सी निर्माण तकनीक अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। कौन सा, स्टेप कोर अरेंजमेंट। जो हमारा कोर है वो कौन सी होती है, स्टेप कोर अरेंजमेंट। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, देखो ये ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा है, ये ट्रांसफार्मर हमारा है एयर कोर। ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। उसके बाद दिया है आयरन कोर ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, देखो बताते हैं, फेराइट ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, ये एयर कोर है, इसको आपने पहचान लिया। उसके बाद आयरन कोर कौन सा होता है, आयरन कोर, देखो आयरन कोर आपको दिखाते हैं, आयरन कोर ये ट्रांसफार्मर होता है आपका, ठीक है। उसके बाद पूछा है क्या दिया है, ये आपका पहली बात तो कौन सा है, आयरन कोर, ये जान लीजिए आप, ठीक। उसके बाद रिंग कोर कैसा होता है, रिंग कोर क्या होता है, रिंग कोर इस शेप का होता है और वाइंडिंग टर्मिनल ऐसे बाहर आए हुए होते हैं, ठीक, ऐसे बाहर आते हैं, ये रिंग शेप में होता है। फेराइट कोर कौन सा होता है, फेराइट कोर आपको दिखा दे, फेराइट कोर आपका कहाँ गया, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ये फेराइट कोर आपका इस प्रकार होता है। फेराइट कोर इधर बना देते हैं ऊपर, फेराइट कोर किस प्रकार होता है, फेराइट कोर इस प्रकार होता है। फेराइट कोर किस प्रकार होता है, फेराइट कोर यहाँ पे बीच में इस प्रकार वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। देखो आयरन कोर कैसा होता है, देखो इसमें कोर, ये देखिए तीनों का कंस्ट्रक्शन हमने बताने की कोशिश की है, आप लोग समझ जाइएगा। फेराइट कोर, ये आपका रिंग कोर रिंग शेप में होता है, और ये आपका आयरन कोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। देखो हाई वोल्टेज मापना है तो हाई वोल्टेज क्या यूज करते हैं, हम हमेशा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, पोटेंशियल।
अगर हाई करंट की बात किया होता तब भी हम करंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज मापने की बात किया है तो कौन सा यूज करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और बोला हुआ है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ब्रेदर का मतलब होता है शासक, ब्रीदर का मतलब होता है श्वासक, हिंदी में बोल दे। ब्रीदर का मतलब क्या होता है, श्वासक। ब्रीदर का मतलब क्या होता है, श्वासक। हम बराबर 3 से 4 बार 5 बार चीज़ों को बोलते रहते हैं बड़ी जल्दी जल्दी कि आप कभी भूले ना। ब्रीदर का मतलब होता है श्वासक। एक चीज़ तो जान गए, श्वासक का मतलब होता है लगभग जो यंत्र श्वास लेता है उसको हम श्वासक बोलते हैं। अब क्या बोला है, ब्रीदर नहीं, हाँ पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे अच्छा नमी, ये गलत हो गया थोड़ा सा। हाउ डज द मॉइस्चर कंट्रोल द ब्रीदर फिटेड इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो नमी को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल आपके ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होता है। ट्रांसफार्मर के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, जब ये फ्रेश कंडीशन में होता है तो इसका कलर कैसे होता है, इसका कलर होता है नीले कलर का, हल्का नीला आसमानी कलर कह सकते हैं। फ्रेश कलर का जब होता है बिल्कुल किस तरीका होता है, नीला। और जब अब ये देखिए ये ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कोई नमी हुई ट्रांसफार्मर के अंदर, कोई नमी आ गई, कुछ भी आ गई तो ये अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है। जब अब्जॉर्ब कर लेता है मतलब तो इसका कलर किस प्रकार का हो जाता है, इसका कलर हो जाता है, फिर देखिए इसका कलर हो जाता है कौन सा, गुलाबी कलर का। लगभग क्यों कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर। किस कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है, हल्का सा इस तरीके का हो जाता है। हमने वही कलर बनाने की कोशिश की है। तो ये क्या करता है, नमी जब होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, हमारे जो नमी पहुंच जाती है किसी कारण से तो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी, ट्रांसफार्मर ऑयल में 0.001% की नमी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 20% तक रिड्यूस कर सकती है। तो क्या बोले, ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी को कौन सा रोकता है, यूजिंग सिलिका जेल, यूजिंग ट्रांसफार्मर ऑयल, यूजिंग सोडियम क्लोराइड, यूजिंग अमोनियम जेल। तो हमने बताया सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का जो एक छोटा सा बना हुआ था, डिब्बा पैकेट बना होता है, और वो मतलब पारदर्शी होता है, आपको दूर से भी दिखता है, बाहर से भी दिखता है, तो आपको जैसे लगेगा कि छोटे छोटे क्रिस्टल भरे हुए हैं। वो छोटे छोटे क्रिस्टल नहीं, वो सिलिका जेल होता है। और पहले किस कलर का होता है, हमने आपको बताया कि हल्का नीला कलर का होता है फ्रेश कंडीशन में। लेकिन जब वो बेकार हो जाता है, जब उसमें नमी आ जाती है तो वो किस कलर का हो जाता है, लगभग गुलाबी कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का, गुलाब हल्का सा मिलता जुलता उस कलर का हो जाता है। तो हमें जब ये इसका कलर ये कलर आ जाए तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये नमी अवशोषित कर चुका है, अब इसको चेंज कर देना चाहिए, फिर से आपको जो है उसे सही कर देना चाहिए। बोला गया कि मतलब अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो आप ये समझिए कि ट्रांसफार्मर में हमारे नमी है, और नमी तो थी उसने बचत कर दी उस समय, बाद में फिर से आप इसे रिफ्रेश करिए। तो सिलिका जेल हमारा सबसे अच्छा क्या एग्जाम्पल है किसका, जो ट्रांसफार्मर में हमारी नमी होती है उसको अवशोषित करता है। और इसकी पहचान का तरीका क्या है, जिस समय नमी नहीं होगी ट्रांसफार्मर में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में होगा, उस समय हमारे सिलिका जेल का कलर कैसा होगा, नीला होगा। अगर वो नमी अब्जॉर्ब कर चुका है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस प्रकार, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि आकलन किया जाता है। विच पावर लॉस इज एसेस बाई ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। अब देखो हमने बताया था ट्रांसफार्मर में सिर्फ दो होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट से हम क्या चेक करते हैं, कोर लॉसेस चेक करते हैं। शॉर्ट सर्किट से क्या चेक करते हैं, कॉपर लॉसेस चेक करते हैं। ओपन सर्किट से क्या चेक करते हैं, ओपन सर्किट से क्या चेक करते हैं, ओपन सर्किट से सदैव क्या चेक करते हैं, ओपन सर्किट से सदैव क्या चेक करते हैं, कोर लॉस। ठीक, कोर लॉस क्या चेक करते हैं, कोर लॉस, कोर हानियां। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट से क्या चेक करते हैं, कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट से क्या चेक करते हैं, लघुपथिन दोष, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुपथित दोष। क्या चेक करते हैं, ताम्र हानियां, कॉपर लॉसेस, ताम्र हानियां। क्या चेक करते हैं, ताम्र हानियां, इसे चेक होती ताम्र हानियां। तो क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का हानि का आकलन किया जाता है। तो
कोर लॉसेस का। ओपन सर्किट बोला है, देखो विच बाय ओपन सर्किट, यही चीज आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन का कीवर्ड पहचाना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोर लॉसेस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर के तेल में क्रैंकल टेस्ट किसका निर्धारक है। देखो ट्रांसफार्मर में आपके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, हमने बताया था अभी, जैसे आपने बताया ओपन सर्किट हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, ये तो ट्रांसफार्मर के लिए हो गए, किसके लिए, कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस चेक करने के लिए। अब ट्रांसफार्मर में जो हमारा आयल है उसमें नमी तो नहीं पहुंच गई है, उस नमी को जानने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को पहले तो बिल्कुल ठंडा हो जाने, बिल्कुल शांत हो जाने देते हैं, फिर उसमें गर्म राड डालते हैं। क्या डालते हैं, गर्म राड डालते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी कड़कड़ाहट किया, कुछ ऐसे आवाज़ आती है, तो इसका मतलब जानो कि हमारे तेल में जो है अभी नमी आ चुकी है। मतलब कि ये एक ट्रांसफार्मर कौन से टेस्ट, एसिडिटी टेस्ट होता है, ठीक है, डीजीए टेस्ट होता है, बीडीए टेस्ट होता है, बीडीए ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होता है, किस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हमारा हो जा रहा है, एसिडिटी। मतलब ट्रांसफार्मर में हर कई प्रकार के, अभी इंसुलेशन आयल टेस्टिंग होती है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर का आयल होता है, ट्रांसफार्मर का आयल कितना होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर आयल होता है उसको इस प्रकार होना चाहिए, उसका एक होता है पोर पॉइंट, एक होता है पोर पॉइंट मतलब जमाव बिंदु। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कई प्रकार की, एक होती है ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है, ट्रांसफार्मर आयल, ट्रांसफार्मर आयल ये है ट्रांसफार्मर आयल। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे इसमें एक एसिडिटी टेस्ट होती है, अम्लता परीक्षण। तो अभी एक परीक्षण इसमें होता है, ये क्या बोलते हैं, कितने फ्लैश पॉइंट परीक्षण, पोर पॉइंट, जमाव बिंदु कितना होता है। जैसे ट्रांसफार्मर हमारा ठंडे स्थान में लगा हुआ है, ठंडे स्थान में लगा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला गया है, तो -40 डिग्री सेल्सियस तक, -40, -40, -40 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारे जो तेल है, हमारा जो ट्रांसफार्मर आयल है, उसको जमना नहीं चाहिए, उसको जमना नहीं चाहिए, ठीक, जमना नहीं चाहिए। और क्या बोल दे, यदि बोल दे कि फ्लैश पॉइंट कितना है, तो हमारा 140 डिग्री प्लस, यदि मतलब ज्वलन बिंदु, क्या बोलते हैं इसे, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है जलन बिंदु, मतलब किस पे जल जाएगा, किस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया हमारे आयल का तो आग लग सकती है, फ्लैश पॉइंट। तो ये कितना होता है फ्लैश पॉइंट, 140 डिग्री सेल्सियस, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक हो जाएगा तो हमारे ट्रांसफार्मर का जो आयल है वहाँ पे आग लग सकती है। तो ट्रांसफार्मर के जो पोर पॉइंट है -40 डिग्री सेल्सियस पर भी जो हमारा तेल है उसको जमाव नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वजह है वर्किंग करनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में चाहिए। और जो फ्लैश पॉइंट है कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इससे अधिक जैसे 150 डिग्री या 160 डिग्री हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग अलग होती है, उसकी टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं कि यदि हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट है 140 डिग्री, इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ पे क्या होती है, गैसें जनरेट होने लगती हैं, नाइट्रोजन गैस जनरेट होती है वहाँ पे, और क्या बोलते हैं ये आपकी जितनी गैसें हैं और भी हानिकारक गैसें, नाइट्रोजन के साथ मीथेन गैस आ जाती है 170 डिग्री पर। तो वो सब टेस्टिंग करते हैं कि कितने टेम्परेचर पर कौन सी गैस मिलती है, उसका परीक्षण भी बताएंगे अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे पूछा ट्रांसफार्मर के तेल में क्रैंकल टेस्ट, तो क्रैंकल टेस्ट हमने बताया कि ट्रांसफार्मर में किसके लिए करते हैं, नमी परीक्षण के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, ट्रांसफार्मर में नमी परीक्षण के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 237 का बी नंबर। देखो एसिडिटी टेस्ट होता है, विस्कॉन्सिटी, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट इसकी नापते हैं अपने इंसुलेटिंग आयल की नापते हैं कि कितने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कितने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी ट्रांसफार्मर की। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, तो हम बताते हैं। ये देखिए फिर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट आयरन, रोल्ड स्टील, कॉपर एलॉय, और ये दिया हुआ लास्ट में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, CRGOOS होता है, और एक होता है HRGO मतलब हार्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये कोल्ड रोल्ड है। दो प्रकार की होती है, कोल्ड रोल्ड और हार्ड रोल्ड। हम लोग यूज करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए, पावर ट्रांसफार्मर का। अगला दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि देखो हमारे ट्रांसफार्मर, ये दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। अब देखो ये पूछा है ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल्फ प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑडियो ट्रांसफार्मर, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। देखो जिस ट्रांसफार्मर में जहाँ पे वाइंडिंग कर दी जाती है लगभग उसी के नाम से जानने लगते हैं। ये आपका कोर है ना, ये चारों तरफ आपका कोर है, ये आपका देखो कोर है, और कोर पे क्या की है, वाइंडिंग है, कोर पे क्या है, वाइंडिंग है, कोर पे ही देखो वाइंडिंग है ना, कोर पे ही वाइंडिंग है, कोर पर ही वाइंडिंग कर दी गई। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, कोर ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखो
ये जो कंस्ट्रक्शन हमारा ये कौन सा हो गया, हमारा रिंग वाला ट्रांसफार्मर हो गया जो पीछे बताए हैं, ठीक है, ये हमारा रिंग वाला हो गया। अभी पूछ लेता है कभी कभी कि वो फेराइट्स कोर ट्रांसफार्मर कौन सा है। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर इस प्रकार के बने होते हैं, वो ज़्यादातर आपको रेडियो में या कहीं पे आपका जो ट्रांजिस्टर है इसमें सब में जो है लगे हुए थे फेराइट्स कोर वाले। तो कभी आप जो है रेडियो वगैरह आपका घर का ख़राब हो तो यदि रिपेयरिंग करवाने जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, तो ये कौन से हो गए, वाइंडिंग, और ये मतलब कौन से है, देखो कोर में वाइंडिंग की गई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर कौन सा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर इस प्रकार होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर इस प्रकार होता है, किस प्रकार, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक। उसके बाद बोला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और बोला हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होती है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की भांति ही होती है, लेकिन जब सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी तो यहाँ पे हाफ साइकिल कितनी है, देखो ट्रांसफार्मर की दो साइकिल, अगर दो साइकिल हैं बीच में अगर इसे हम डिवाइड कर दें इस प्रकार से, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाफ साइकिल हम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि टैप चेंजिंग होती है ना, टैप चेंजिंग होती है। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि सिंगल वाइंडिंग बोलते हैं, सिंगल वाइंडिंग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोशन बेंट पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें विस्फोट बेंट लगा हुआ होता है ऊपर और एक लगा हुआ होता है नीचे, विस्फोट बेंट। तो कभी कभी होता ये है कि जैसे ट्रांसफार्मर अभी हम बताए थे, ट्रांसफार्मर में जैसे कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर में वो लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, विस्फोट बेंट। ट्रांसफार्मर में जब क्या बोलते हैं लोड जब आता है, तो जब लोड आता है तो यह होता है, कभी कभी देखते हैं ट्रांसफार्मर जैसे आपका 140 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर चला जाता है, तो टेस्टिंग के दौरान देखते हैं कभी कभी 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है यहाँ पे एक से मतलब हमारा तेल के आयतन में विस्तार होता है। जब तेल के आयतन में विस्तार होता है तो वहाँ पे गैसेस बनती हैं। गैस कैसी बनती है, जैसे 150 डिग्री पे आपकी जैसे 90 नाइट्रोजन हो सकती है, 170 पे क्या हो सकती है, 170 पे आपकी मीथेन गैस हो सकती है। कौन सी, मीथेन गैस। तो जब ये गैस और उसके बाद जब तेल हमारा वापस से ठंडा होता है तो क्या होता है, ये गैसें हमारे आयल के साथ डिकम्पोज हो जाती हैं, आयल के साथ क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ा, जब हमारा जो आयल हमें जब प्रेशर बढ़ा, जब गैसें बढ़ी, तो वहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है ना। जब गैसें आई, लोड बढ़ा या टेम्परेचर के कारण हमारा तेल जो है हीट हुआ, जब हीट हुआ तो ट्रांसफार्मर का जो आयल है उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, मतलब विस्तार होगा, तो वहाँ पे साथ में गैस जनरेट होगी। अब गैस जनरेट होगी, जो आपका टैंक है, टैंक का तो क्राइटेरिया फिल है ना कि टैंक इतना ही बड़ा है, तो वहाँ पे जो गैस होंगी, प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, रेटेड प्रेशर से ज़्यादा, जब रेटेड प्रेशर से एक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, कि मतलब फिक्स होता है कि इतने प्रेशर तक ये कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ट्रांसफार्मर के टैंक को फटने से बचाने के लिए क्या होता है, जब नीचे प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर वाला विस्फोट टैंक खुल जाता है, विस्फोट टैंक खुल जाता है, ऊपर वाला विस्फोट टैंक खुल जाता है, विस्फोट बेल्ट खुल जाता है और हमारे ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। किससे बच जाता है, विस्फोट बेल्ट किससे बचाता है, हमारे ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है। तो वही दिया हुआ है, एयर रिलीजिंग, हीट रिलीजिंग, प्रेशर रिलीजिंग, मॉइस्चर रिलीजिंग, हवा छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना, दबाव छोड़ना, नमी छोड़ना। तो यहीं पे देखा हुआ है प्रेशर रिलीजिंग क्या करता है, प्रेशर को रिलीज करता है। विस्फोट बेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, प्रेशर को दबाव से मतलब सुरक्षा करे किसकी, ट्रांसफार्मर टैंक की हमारे। तो ये रहे आज के हमारे शानदार धुआंधार 15 क्वेश्चन सीरीज। फिर से लेके आएंगे नए क्वेश्चन नए दिन में, लेकिन तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो बच्चे इस क्लास के बारे में नहीं जानते, इस सुविधा से वंचित हैं, उनको भी बताओ ताकि वो सब बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।